हेलो एवरीवन, टुडे आई एम स्टार्टिंग विद टोस्टर। तो लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था कि अगर किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। इसी चीज़ को हम टोस्टर में भी यूज़ करते हैं और बाकी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में भी ये यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे टोस्टर में अलग अलग पार्ट्स हैं कि क्या क्या यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम एक ब्रेड रैक यूज़ करेंगे जहाँ पे ब्रेड को रखना है। हीटिंग एलिमेंट होना चाहिए क्योंकि उसको गर्म करना है। स्प्रिंग होता है, हीट सेंसर होते हैं, ट्रिप प्लेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। तो यहाँ पे हम ये काम किस तरीके से करता है। तो जैसे ब्रेड रैक हम देखते हैं तो ब्रेड रैक में क्या हो रहा है, एक प्लेट यहाँ पर है, एक प्लेट यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में हम एक ब्रेड को सेट करते हैं। तो एक्चुअली में इसमें क्या हो रहा है, इस प्लेट में क्या होता है, इस प्लेट में फिलामेंट्स लगे होते हैं, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं पर आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो अगर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से होगा। ये प्लेट हमने ली और इसके ऊपर फिलामेंट्स लगे होते हैं जो कि एक दूसरे से डिस्टेंस पे होंगे पर आपस में कनेक्टेड होंगे। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, सर्किट कंप्लीट होते ही इन फिलामेंट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये फिलामेंट्स गर्म हो जाएंगे। ये फिलामेंट्स गर्म होने के बाद इतने मतलब बहुत पतले होते हैं तो एकदम जैसे ग्लो करना शुरू कर देते हैं। अब ये इतने गर्म हो जाएंगे तो ये क्या करते हैं, हीट रेडिएट करते हैं। हीट रेडिएट करेंगे तो बीच में क्या है, ब्रेड है। इधर भी एक फिलामेंट मतलब फिलामेंट्स वाली प्लेट रखी होगी और इधर भी एक फिलामेंट्स वाली प्लेट है। बीच में जो भी है वो कुक हो जाएगा। बीच में हम ब्रेड रखते हैं तो ब्रेड कुक हो जाता है। तो इस तरीके से ये टोस्टर काम करता है। अब इसके बाद है गीज़र। तो गीज़र में क्या है कि गीज़र भी सेम इसी प्रिंसिपल पे यूज़ किया जाता है कि करंट अगर पास करवाया जाए किसी कंडक्टर में से तो यहाँ पे ये हीट प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसमें गीज़र में हम क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं। तो एक हमारे पास होगा एक वेसल, तो कोई भी हमने बर्तन ले लिया। अब पानी गर्म करना है तो कहीं से पानी की सप्लाई आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वाटर आउटलेट होता है और एक होता है इनलेट। तो पानी अंदर लेकर जाना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं वाटर इनलेट। अब है एक हमारे पास है कि यहाँ पे पानी इधर से हम निकाल भी सकते हैं, तो ये होगा आउटलेट। अब इसके अलावा पानी गर्म करना है तो पानी गर्म करने के लिए चाहिए हीटिंग एलिमेंट। तो हीटिंग एलिमेंट क्या होता है कि इस तरीके से एक हमारे पास स्पाइरल, हम जैसे किसी भी इंसुलेटर के ऊपर हम स्प्रिंग को अटैच कर देते हैं तो वायर को हम इस तरीके से रोल कर देते हैं। वायर को रोल करने का पर्पज़ यही है कि जितनी ज़्यादा वायर होगी उतना ही ज़्यादा ये हीट प्रोड्यूस करेगा और इसको हम एक बॉक्स में रखते हैं। तो ये हो गया हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट। अब इसके अलावा इसका टेम्परेचर हम सेट कर दें क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जैसे घरों में गीज़र होते हैं तो कुछ टाइम के बाद जैसे पानी गर्म हो जाएगा तो अपने आप बंद हो जाता है। तो उसको बोलते हैं, क्यों बंद होता है, क्योंकि इसमें एक थर्मोसेट लगा होता है। थर्मोसेट क्या करता है, टेम्परेचर एक लिमिट पे पहुंच गया उसके बाद ये बंद कर देगा। थर्मो मतलब टेम्परेचर सेट, किसी पॉइंट पे इसको सेट कर दिया तो एक उसमें होता है थर्मोसेट। तो ये होती हैं इसकी मेन चीज़ें। इनलेट है, आउटलेट है, हीटिंग एलिमेंट है, थर्मोसेट है। अब ये जैसे पानी गर्म हो गया, अब ये पानी गर्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि एकदम से ये ठंडा हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे थर्मस में क्या होता है कि वो थर्मस में पूरी कोटिंग होती है, पानी रख रहे हो तो वो एकदम से ठंडा नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं। तो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। ये होगा इसका आउटर केस। और ये जो मेटल वाला बॉक्स लिया था हमने और ये आउटर केस है, इसके बीच में फाइबर होता है, ग्लास फाइबर। ग्लास फाइबर इंसुलेशन। इंसुलेशन यानी कि ये हीट को एकदम से बाहर नहीं जाने देगा। तो अब यहाँ पे पानी गर्म हो गया और ये एकदम से ठंडा भी नहीं होगा क्योंकि हमने इसको इंसुलेशन प्रोवाइड कर रखा है, एक बैरियर है बीच में। मतलब अदरवाइज़ तो क्या, अगर बाहर ठंडा है यहाँ पे गर्म हो रहा है तो ये भी थोड़ी देर के बाद ये ठंडा हो जाएगा, लेकिन इसमें इंसुलेशन है तो एकदम से गर्म, एकदम से ठंडा नहीं होगा। ये है गीज़र। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जैसे ही हम सप्लाई ऑन करेंगे तो सप्लाई ऑन करते ही, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट गर्म होना शुरू हो जाएगा। हीटिंग एलिमेंट गर्म होगा तो इसके अंदर जो भी है, पानी गर्म हो जाएगा। और जब किसी एक टेम्परेचर के ऊपर ये पहुँच जाएगा कि एकदम गर्म हो गया है तो थर्मोसेट की वजह से ये बंद हो जाता है, लाइट इसकी बंद हो जाती है। और फिर और क्योंकि इंसुलेशन है तो ये एकदम से ठंडा भी नहीं होता है। ये है गीज़र। इसके अलावा जैसे मेन एलिमेंट्स यहाँ पे बता रखे हैं कि इमर्जन रोड। इमर्जन रोड क्या है, इमर्जन रोड इज़ दैट हीटिंग एलिमेंट, ये इसको पानी को गर्म करता है। थर्मोसेट है, पानी को कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखता है। इसके बाद है हाउसिंग वायर एंड सर्किट्स। हाउसिंग वायरिंग एंड
सर्किट्स। तो हाउसिंग वायर एंड सर्किट्स, यहाँ पे क्या है कि इसमें 3 टाइप के वायर हैं हमारे पास। एक है लाइव वायर, दूसरा है न्यूट्रल वायर एंड तीसरा है अर्थ वायर। तो लाइव वायर जो होता है इसके ऊपर रेड प्लास्टिक कवर होता है, न्यूट्रल के ऊपर ब्लैक प्लास्टिक कवर होता है और अर्थ वायर के ऊपर होता है ग्रीन प्लास्टिक कवर। तो लाइव वायर में क्या होता है, यहाँ पे 220 वोल्ट हाई वोल्टेज की वायर होती है ये। न्यूट्रल वायर होती है 0 वोल्ट। तो अब इसमें और इन लाइव और न्यूट्रल के बीच का अगर डिफरेंस है तो 220 - 0, इन दोनों के बीच का होता है डिफरेंस 220 वोल्ट, जो कि हमारे घरों की सप्लाई भी होती है। अगर हम लाइव वायर को टच करते हैं तो करंट लगेगा, न्यूट्रल वायर को टच कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर ये दोनों मिल जाएँ, मतलब दोनों एक दूसरे से टच हो जाएँ, अगर ये कवर है जो इनके ऊपर, ये कवर अगर हट जाए किसी गलती से और ये दोनों टच हो जाएँ तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे कनेक्शन किस तरीके से है कि हमारे पास घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, सबसे पहले मीटर लगा होता है। मीटर से पहले क्या होता है, जितना भी एक सप्लाई की लिमिट होती है कि ऐसे नहीं है कि कितना भी करंट यहाँ पे हम सप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इसके पहले करंट को कि कितना करंट आना चाहिए, उसके लिए क्या होता है एक पोल फ्यूज़, जितना भी यहाँ पे अलाउड है कि इससे ज़्यादा करंट नहीं जाना चाहिए, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, एक पोल फ्यूज़ लगा के। पोल फ्यूज़ और मीटर दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लगाता है। तो ये होगी, ये कहाँ लगा होता है, ये होता है लाइव वायर में। इसके अलावा ये है हमारी न्यूट्रल वायर और इनको अर्थ कर रखा होता है, तो यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं। जो अर्थ वायर हमने ले रखे हैं तो इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, ये ग्राउंड का सिंबल है। एक वायर हम फिर यहाँ से लेते हैं, 2 वायर हमारे पास ऑलरेडी थी। तो अब इसके बाद क्या होता है, मेन स्विच। मेन स्विच किस लिए यूज़ किया जाता है कि अगर गलती से कोई गड़बड़ हो गया, फॉल्ट आ गया है ना घर में, तो क्या करते हैं उसके लिए हम मेन स्विच को बंद कर देंगे, यहाँ से पावर सप्लाई को कट कर देंगे और फिर हम अपना ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा मीटर के बाद है मेन स्विच। तो मेन स्विच के बाद फिर से एक फ्यूज़ लगा होता है कि इतने घर में जो अप्लायंसेस हैं उनके हिसाब से बस इतना ही करंट जाना चाहिए, तो उसके लिए एक कंज्यूमर फ्यूज़ लगा होता है। एक ये वायर होगी और एक हमारे पास ये वायर है। अब यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तो यहाँ से अब पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो इसमें भी 2 पार्ट्स हम करते हैं, एक तो जो हमारा लाइट सर्किट है उसका वो होगा और दूसरा होगा पावर सप्लाई। तो दूसरा होगा पावर सर्किट। तो जैसे जो लाइट अप्लायंसेस हैं, मतलब छोटे हल्के जिसमें कम करंट की ज़रूरत होती है, जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, फ़ैन है, टीवी है, तो इसमें ज़्यादा हमें मतलब बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए इनको कनेक्ट करते हैं लाइट सर्किट में। और दूसरा होता है पावर सर्किट। पावर सर्किट में क्या होता है, जैसे रोड चलानी है, हीटर चलाना है, रेफ्रिजरेटर चलाना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है, इसको हम पावर सर्किट में ही कनेक्ट करते हैं। तो ये हो गए 2 टाइप इसके। अब इसको हम आगे फर्दर, तो अब ये जो इसमें पैरेलल कनेक्शन का फ़ायदा क्या है कि अगर मान लिया कि 5 बल्ब लगाने हैं तो 5 बल्ब क्या होंगे, पैरेलल में हैं। अगर एक ख़राब होगा तो 4 चलते रहेंगे। अगर सीरीज में लगाते हैं तो एक ख़राब होगा, इसके आगे वाले सारे के सारे सप्लाई कट हो जाती है और वो 4 भी नहीं ऑन होते। तो ये इसका बेनिफिट है कि सप्लाई हम इसीलिए पैरेलल में लेते हैं। यहाँ पे है शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, अब शॉर्ट सर्किट क्या है कि जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के साथ टच में आ जाएं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, और इसमें करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा है ओवरलोडिंग में क्या हो रहा है, ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस हमने लगा दिए, एक रोड भी चला दी, हीटर भी चला दिया, फ्रिज भी चला दिया, सब कुछ एक साथ चला दिया, तो उसमें क्या होता है, ओवरलोडिंग हो जाती है, उसमें भी करंट ज़्यादा ड्रॉ होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, एक वायर ही होता है। मान लिया कि ये सर्किट है पूरा, तो इस सर्किट को कंप्लीट इस तरीके से बनाने के बजाय हम बीच में एक फ्यूज़ लगा देते हैं। तो फ्यूज़ क्या करता है, एक ऐसे वायर का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। तो ये है, इस तरीके से हम इसका सिंबल शो करते हैं। इसके बीच में एक वायर है, तो ये जो वायर होगा, इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मान लिया कि इसमें से बहुत ज़्यादा करंट आ गया, एकदम से लिमिट से ज़्यादा करंट पास करेगा तो ये वायर मेल्ट हो जाएगा। अगर ये वायर मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ये कनेक्शन यहाँ से कट हो जाएगा, तो इसके आगे सप्लाई नहीं जाएगी, और जो ऑपरेटर्स हैं इसके बाद जितने भी होंगे तो हो सकता है वो बहुत कॉस्टली हो, तो ये ख़राब नहीं होंगे। ऐसे भी बनाते हैं, T1 T2 और ये ऐसे भी है, एक ये भी सिंबल है और ये भी सिंबल है।
तो अब ये जो फ्यूज़ होता है हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है। अब फ्यूज़ क्या है, इसकी रेटिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है। 1 एम्पियर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 एम्पियर हो सकता है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, कुछ भी हो सकता है। जैसे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम फ्यूज़ सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो 15 एम्पियर है ये हम पावर सर्किट में यूज़ करते हैं, और जो नॉर्मल हमारा लाइट सर्किट होता है उसमें हम 5 एम्पियर रेटिंग का फ्यूज़ यूज़ करते हैं। 5 एम्पियर रेटिंग का मतलब है कि अगर सर्किट में से, इस वायर में से, फ्यूज़ में से अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट पास हुआ तो ये मेल्ट हो जाएगा। 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट ये पास नहीं होने देगा। 15 एम्पियर रेटिंग का मतलब है कि अगर 15 एम्पियर से ज़्यादा करंट पास हुआ तो ये इसको क्रॉस नहीं होने देगा। आजकल फ्यूज़ की जगह पे MCs यूज़ की जाती हैं। जैसे MC आपने पढ़ा होगा, सुना होगा बहुत बार कि MC डाउन हो गई है, तो वो क्या है एक्चुअली में, मिनिएचर मतलब छोटा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेक करने का एक मतलब फ्यूज़ की जगह पे एक रिप्लेसमेंट है, छोटा सा पार्ट है, तो वो नीचे हो जाता है। जैसे ही ओवरलोडिंग होगी तो MC नीचे हो जाती है, और नीचे होते ही स्विच जो है कट हो जाता है और सप्लाई बंद हो जाती है। तो ये था यहाँ तक। अब इसके बाद चलते हैं ट्रांसफॉर्मर। हाई बोर्ड से हमें मिल रही है 220 वोल्ट, तो हम इसको कम करना चाहते हैं। इतनी ज़्यादा वोल्टेज हमें नहीं चाहिए। अगर इसको कम करना है तो उसके लिए हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं स्टेप डाउन। तो अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में और ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होते हैं, वो उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है ट्रांसफार्मर का, इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे 2 कॉइल हैं, एक ये कॉइल है, एक ये कॉइल है कि अगर इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो यहाँ पर EMF जनरेट होता है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF। यही इसका प्रिंसिपल है। तो कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पे एक इस तरीके की शेप होती है, ये होती है सॉफ्ट आयरन कोर। तो यहाँ पे एक कोयल होगी और यहाँ पे एक कोयल होगी। तो इधर से हम इनपुट लेंगे और यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। यहाँ पे लोड है, इधर से इनपुट और इधर से आउटपुट। यहाँ पे जितनी कोयल हैं, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी। तो ये है प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स और ये है सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। अब इसमें जैसे टाइप्स हैं, तो टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, स्टेप अप हो सकता है और स्टेप डाउन। तो स्टेप अप में क्या है कि यहाँ से प्राइमरी में वोल्टेज हम कम दे रहे हैं, करंट ज़्यादा है, लो वोल्टेज एट हाई करंट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है हाई वोल्टेज एट लो करंट। और स्टेप डाउन में क्या होता है, स्टेप डाउन में हाई वोल्टेज एट लो करंट कन्वर्ट हो जाती है लो वोल्टेज एट हाई करंट में। तो स्टेप अप क्या कर रहा है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, और स्टेप डाउन क्या कर रहा है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। स्टेप अप है तो NP यहाँ पे छोटा होगा NS से, और स्टेप डाउन में क्या होगा, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स हैं ज़्यादा होंगी और सेकेंडरी होंगी कम। कि जब हम यहाँ से करंट पास करवाते हैं, प्राइमरी में से अल्टरनेटिंग AC करंट पास करवाएगा, प्राइमरी कॉइल में से AC करंट पास करवाएगा। तो AC करंट का मतलब है, AC करंट का मतलब है कि जो करंट चेंज हो रहा है, मतलब इस तरीके से है ना, टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। DC क्या होता है, टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट होता है, कोई वेरिएशन नहीं आएगा। अभी भी इतना ही है, थोड़ी देर के बाद भी उतना ही रहेगा। लेकिन AC करंट क्या होता है, ये चेंज होता है, अभी कुछ है, 5 मिनट बाद कुछ और होगा, तो ये चेंज होता रहता है। अब अगर जैसे ही हम इसमें से करंट पास करवा रहे हैं AC करंट, तो AC करंट पास करवाने का मतलब है करंट बार बार चेंज हो रहा है। करंट बार बार चेंज होगा तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। नंबर ऑफ टर्न्स के साथ मतलब है कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो फाई की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, इसको हम डिक्रीज़ कर देंगे तो फाई की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाएगी। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब यहाँ पे सेकेंडरी प्राइमरी है,
प्राइमरी के लिए क्या होगा, प्राइमरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स। सेकेंडरी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। अब अगर हम इनको एक दूसरे से फर्स्ट और सेकंड को अगर हम डिवाइड करें तो 5p डिवाइडेड बाई 5s इक्वल टू np डिवाइडेड बाई ns, और यहाँ से आ जाएगा 5s की वैल्यू आएगी ns डिवाइडेड बाई np इंटू 5p। अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, d विद रिस्पेक्ट टू टाइम d 5s डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू ns बाई np। ये कांस्टेंट है, टाइम के साथ नंबर ऑफ टर्न्स नहीं चेंज होगी, d 5p डिवाइडेड बाई dt। तो अब एक और होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये लॉ है, 12th क्लास में होता है ये। तो यहाँ पे E इक्वल टू क्या होता है, EMF क्या है, माइनस d∅/dt के बराबर होता है। तो इसका ये क्या है, इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस d∅/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद माइनस साइन। तो अब E की, तो यहाँ पे हमें d∅s/dt दिख रहा है, d∅/dt 5/t है, तो एक माइनस साइन E की वैल्यू अगर d∅/dt हम लिखें तो ये आ जाएगा माइनस E के बराबर। ये d∅s है तो ES हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ES इज इक्वल टू ns/np, दोनों कांस्टेंट है तो हम इसकी जगह पे k भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस E इंटू पी, माइनस माइनस कैंसिल, ES की वैल्यू आ गई ns डिवाइडेड बाई np इंटू EP। इससे क्या हो जाएगा, ES इज इक्वल टू, ये है कांस्टेंट k इंटू EP। k क्या होता है, ये होता है ट्रांसफॉर्मर का कांस्टेंट। अगर k की वैल्यू क्या है, अगर सेकेंडरी टर्न्स ज़्यादा होंगी तो k की वैल्यू होगी एक से ज़्यादा, और अगर सेकेंडरी टर्न्स कम हैं तो इसकी वैल्यू होगी 1 से कम। अगर k की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि जितना भी प्राइमरी वोल्टेज आई थी उससे ज़्यादा हो जाएगी ES की वैल्यू। और अगर k की वैल्यू छोटी है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल इज लेसर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल, तो इसमें क्या आ जाएगा, सेकेंडरी का EMF हो जाएगा प्राइमरी के EMF से कम। और अगर हम जैसे पावर की बात करें तो पावर है, अगर ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है तो पावर तो कंज्यूम नहीं होगी क्योंकि कहीं पे वेस्ट नहीं हो रहा है। अगर बिल्कुल आइडियल की बात करें तो पावर क्या होता है, V इंटू आई होता है। अब यहाँ पे ये क्या है, वोल्टेज डिफरेंस ही है, EMF और वोल्टेज डिफरेंस ज़्यादा अलग चीज़ें नहीं हैं। तो इसको अगर हम करंट से मल्टीप्लाई कर दें तो है ना, इनपुट पावर कितनी है, इनपुट में जितनी वोल्टेज है EP इंटू जितना इसका करंट है ये है, और आउटपुट पावर कितनी होगी, आउटपुट पावर इज इक्वल टू है ES इंटू IS। अब आइडियल में क्या होंगे, ये दोनों वैल्यूज़ सेम होगी, तो EP इंटू IP इज इक्वल टू IS इंटू ES। यहाँ से मिलेगा ES डिवाइडेड बाई EP इज इक्वल टू हो जाएगा IP डिवाइडेड बाई IS। तो अगर ES डिवाइडेड बाई EP 1 से ज़्यादा है तो IP डिवाइडेड बाई IS क्या हो जाएगी, ये भी 1 से ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि अगर ES ज़्यादा है, यानी कि अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो उसका मतलब है कि करंट क्या हो जाएगा, करंट कम हो रहा है। इसमें कहीं पे भी एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ वॉयलेट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एनर्जी कहीं और से आ गई। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी हमेशा ही आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होती है। तो अगर ये आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट पावर अगर आइडियल होगा तो 100% होगी, फॉर आइडियल इट इज़ 100%, लेकिन आइडियल नहीं होते हैं तो इसलिए यहाँ पे लॉस होता है। अब है डिफरेंट लॉसेस, लॉस क्यों हो रहा है, एक तो जैसे कि हमने उसके डायग्राम बनाया था तो यहाँ पे एक ये हमने वायर लपेट रखी है, ये वायर होती है कॉपर की, तो कॉपर की वजह से भी लॉस होगा क्योंकि ये हीट हो रही है, ये क्या हो रही है, गर्म हो रही है, वायर्स गर्म हो रही हैं तो मतलब हीट की फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी लॉस होगा। दूसरा है ये सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है तो ये आयरन क्या होगा, ये गर्म होगा, ये गर्म होगा तो यहाँ पे भी इससे एनर्जी लॉस होता है। तीसरा है क्योंकि यहाँ पे करंट कैसा है, AC है, तो बार बार जो ये जो आयरन कोर है ये एक बार मैग्नेटाइज होगा, एक बार डीमैग्नेटाइज होगा, एक बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, इसको बोलते हैं, इसकी वजह से भी लॉस होगा, इसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। और इसके अलावा है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें
आवाज़ें होती हैं, मतलब उसमें नॉइज़ होती है, उस नॉइज़ की वजह से भी यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है। अब है यूज़ क्या क्या है इसके। तो ट्रांसफार्मर को हम वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, और जैसे कि टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, इनमें भी ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। इसके अलावा लैब में यूज़ करते हैं, जैसे सोडियम लैंप है, मरकरी लैंप है, तो वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर लगा के ही उनको ऑन करते हैं। अब इसके अलावा है एक इम्पीडेंस मैचिंग, तो ये इनके यूजेस हैं। अब आपकी 3rd यूनिट ख़त्म हो गया।